उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम देख लेते हैं। एक प्रश्न अक्सर आपसे पूछा जाता है कि जो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था वो कौन सा था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड था और उदंड मार्तंड के जो संपादक थे वो पंडित जुगुल किशोर शुक्ला थे और वो कानपुर के निवासी थे, यानी उत्तर प्रदेश से इनका संबंध था। 30 मई 1826 की बात है। इसका प्रकाशन हुआ था कोलकाता से। कोलकाता से प्रकाशन पंडित जुगुल किशोर शुक्ला के पादकत्व में, और ये कानपुर के निवासी थे। उत्तर प्रदेश में प्रकाशित पत्रों में बनारस अखबार भी महत्वपूर्ण है और ये पहला हिंदी साप्ताहिक पत्र था। इसके संपादक थे रघुनाथ बत्रे। बत्रे भी आपको लिखा मिलेगा, रघुनाथ बत्रे। और राजस्व प्रसाद सितारे हिंद हुआ करते थे, उन्होंने हिंदी भाषी क्षेत्रों में इसको प्रकाशित करवाया था, पहुंचाया था। एक सुधाकर नामक साप्ताहिक पत्र निकलता था हिंदी और बांग्ला दोनों भाषा में। तारा मोहक मित्र, ये वाराणसी से इन्होंने इसको निकाला था। मुंशी सदासुख लाल ने 1852 में सर्वहितकारी नामक साप्ताहिक पत्रिका हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में निकाली थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1865 में तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन बरेली से हुआ और गुलाब शंकर इसके संपादक थे। उत्तर प्रदेश में उदार विचारों का प्रमुख पत्र माना जाता था, साप्ताहिक पत्र था अभ्युदय। और अभ्युदय जो था ये 1907 में इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। मदन मोहन मालवीय जी इसके संपादक थे। हंस पत्रिका का प्रकाशन मार्च 1930 में वाराणसी से हुआ। और लोकमानस को परखने वाले कथाकार, अब आप देखिए ये कितना बढ़िया लिखा हुआ है, मुंशी प्रेमचंद, इन्होंने इसका संपादन किया था हंस पत्रिका का। मार्च 1930 वाराणसी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों के बारे में बात करें तो साप्ताहिक पत्र देखें, राष्ट्रभाषा संदेश ये इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। कुटुज कुटुज ये बलिया से हुआ। और लोकपथ ये झांसी से, नया संसार मुजफ्फरनगर से, प्रवाद ये अलीगढ़ से हुआ। प्रेम प्रचारक ये आगरा से हुआ। नागरिक कानपुर। राष्ट्रमत कानपुर, ये कई बार आपसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। नीरछीर ये कानपुर से प्रकाशित हुआ। और जनयुग, नया भारत और आर्यमित्र, ये तीन देखिए ये लखनऊ से थे। तो नागरिक और राष्ट्रमत ये कानपुर से था, और प्रेम प्रचारक ये आगरा, और जनयुग, नया भारत और आर्यमित्र ये लखनऊ से थे। दैनिक समाचार पत्रों की बात करें, एक पत्र था सैनिक और स्वराज टाइम्स, ये दोनों थे आगरा से। गोरखपुर से हिंदी दैनिक प्रकाशित होता था। अमृत प्रभात प्रयाग पत्रिका और यूनाइटेड भारत, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका और भारत लीडर, भारत 3 ये लीडर रोड, ये तीनों जो थे, ये तीन क्या या पांच याद करिए, अमृत प्रभात प्रयाग पत्रिका, यूनाइटेड भारत, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका, और ये भारत जो था भारत 3, ये सब कहां से प्रकाशित होते थे, ये इलाहाबाद से प्रकाशित होते थे। सन्मार्ग ये वाराणसी से था, आज भी वाराणसी, कानपुर, आगरा तीन जगह से प्रकाशित होता था। और गांडीव भी वाराणसी से। तो ये सन्मार्ग आज और गांडीव ये वाराणसी से होते थे, आज कानपुर और आगरा से भी होता था। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, तरुण भारत, हिंदुस्तान, नवजीवन और स्वतंत्र भारत, ये देखिए ये पत्र आपके लखनऊ से प्रकाशित होने वाले पत्र थे, जो लखनऊ से प्रकाशित होते थे। नवोदित, जय भारत, दैनिक जागरण, दमदम, अमर उजाला और विश्वामित्र और वीर भारत, ये सब कानपुर से होते थे। इनमें से दैनिक जागरण मेरठ और झांसी, आगरा, यहां से भी प्रकाशित होता था। अमर उजाला भी बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, आगरा से भी प्रकाशित होता था। मोटे तौर पर आप जब इसको देख लेंगे तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मासिक पत्र पत्रिकाएं और पाक्षिक समाचार की बात करें तो अटल तपस्वी ये लखनऊ से, अग्रहायण, अमिता और बुनियादी शिक्षक ये सब भी लखनऊ से। अटल, अग्रहायण, अमिता और बुनियादी शिक्षक ये लखनऊ से प्रकाशित होते थे। लखनऊ से ज्ञान भारती, राष्ट्रधर्म, रसवंती, सहकारिता और नया युवक ये सब भी प्रकाशित होते थे। तो लखनऊ से ये सारे याद रखिएगा। अब बारी आती है प्रयागराज या इलाहाबाद की। रंग, माया, कहानी, मनोरमा, अध्यात्म, मनमोहन, बाल सखा, पंचायती कानून और माध्यम, ये सब प्रकाशित होते थे प्रयागराज या इलाहाबाद से। हिंदी साहित्य सम्मेलन से ये प्रकाशित होता था। अखंड ज्योति और साधन ये दोनों मथुरा से प्रकाशित होते थे। एक पत्र था पंचदूत, ये एटा और एटा से प्रकाशित ये होता था। और परमार्थ ये शाहजहांपुर, ग्रामोत्थान ये उरई, एकांत बरेली, और गोरखपुर से आरोग्य होता था।
अब बारी आती है अरुण की, ये मुरादाबाद से होता था। धरती माँ गाजियाबाद, धनवंतरी ये अलीगढ़, और फिल्म संगीत ये हाथरस। अलीगढ़ का नाम अभी क्या किया गया है, जरा इसको बताइएगा। अध्यापक संदेश, अहिंसा बाड़ी, मारतंड, ये देखिए अध्यापक संदेश ये शामली मुजफ्फरनगर दो जगह से, अहिंसा बाड़ी एटा से, और मारतंड मेरठ से। कल्याण और गांव की ओर ये गोरखपुर से प्रकाशित होते थे। नोक झोंक, साहित्य, लोक, छात्र शक्ति, ग्रामोद्योग, ये सब आगरा से होते थे। आगरा वही जहां पे प्राविधिक शिक्षा की शुरुआत हुई थी, है ना, दयाल बाग में, अभी हमने पढ़ा था ना पहले जो हम कर चुके हैं। भारतीय शिक्षा ये कानपुर, विकास मार्ग ये जिला कार्यालय बस्ती, और निर्माण ये मैनपुरी से, प्रलयंकर ये गाजियाबाद से। ठीक है। उत्तर प्रदेश में उर्दू पत्रकारिता की अगर हम बात करें तो उर्दू का पहला प्रकाशित अखबार 1846 में सरदल अखबार था। क्या नाम था इसका? सरदल। और इसका संपादन आगरा कॉलेज के प्रोफेसर थे सीफेंग, उन्होंने करवाया था। इसका जो 1846 सन है ये भी ध्यान रखना है आपको। उर्दू का पहला अखबार मार्च 1822 में मिर्जापुर के सदासुख लाल ने शुरू किया था, जामे जहानुमा के नाम से, लेकिन ये कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। अब यहाँ पर फैक्ट ये कि मिर्जापुर के थे ये सदासुख लाल, मुंशी सदासुख लाल के नाम से इनको जाना जाता था, और ये था जामे जहानुमा कोलकाता से। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश से प्रकाशित देखेंगे तो ये सरदल अखबार था। आगरा से ही 1847 में मुंशी कमरुद्दीन ने असदुल अखबार प्रकाशित किया, ये साप्ताहिक पत्र था। सूफीवादी खलीक हसन थे जिन्होंने मेरठ से तौहीद उर्दू पत्रिका निकालकर उर्दू पत्रकारिता में एक नया अध्याय जोड़ा था। तो जो तौहीद उर्दू पत्रिका थी ये खलीक हसन की थी। उत्तर प्रदेश में अनवर कौम, आवाज़ मुल्क वाराणसी, सियासत जदीद कानपुर, इन दिनों, और सहाफत राष्ट्रीय सहारा, ये सब प्रकाशित होने वाले अखबार हैं। लखनऊ से प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार था लखनऊ अखबार, और इसका संपादन किया था किसने? लालजी ने। लालजी के द्वारा इसका संपादन किया गया। हिंदी और विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार और संवर्धन हेतु जो भाषा विभाग उत्तर प्रदेश शासन में प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यरत भाषाई संस्थान और जो अकादमियां स्थापित की हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो इनका उद्देश्य देखिए क्या है। ये प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है क्या इनका उद्देश्य है। तो ये प्रशासनिक नियंत्रण भी करती हैं, भाषाई संस्थान है उनका प्रचार प्रसार करती हैं, उनका प्रबंधन करती हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है ये लखनऊ, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान ये भी लखनऊ में है, संस्कृत संस्थान ये भी लखनऊ गोमती नगर में, कहाँ पर है मुझे याद नहीं आ रहा है, लखनऊ देखा है मैंने कहीं। और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ये लखनऊ में है। फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी ये भी लखनऊ में है। हिंदुस्तानी एकेडमी ये आप जाएंगे अल्फ्रेड पार्क, जिसको आप किस नाम से जाना जाता है? शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से जाना जाता है, वहीं पे उनकी शहादत हुई थी। तो हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद में है, उसी प्रांगण में आप देखेंगे तो ये आपको दिख जाएगा। हिंदी भाषा विभाग उत्तर प्रदेश में इसका अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा और 26 जनवरी 1968 को सभी कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य किया गया। ये इंपॉर्टेंट है हिंदी भाषा विभाग के दृष्टिकोण से आप इसको देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में ये दो चीजें जो अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि और हिंदी को राजभाषा और 26 जनवरी 1968 को सभी कार्यालय में हिंदी को अनिवार्य किया गया, ये दो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1989 की बात है जब उर्दू को द्वितीय राजभाषा, पहली राजभाषा हिंदी और दूसरी राजभाषा उर्दू को घोषित किया गया 1989 में। उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण संस्थान और उनकी स्थापना वर्ष को देखें तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ये 31 दिसंबर 1976, हिंदुस्तानी अकेडमी जो इलाहाबाद में है 29 मार्च 1927, बहुत पुरानी है। और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी 1972 में स्थापित हुई थी। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी 1996, प्रशिक्षण केंद्र भाषा का है 1990, और उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान 24 दिसंबर 1994 को, और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 30 दिसंबर 1976 को स्थापित हुआ। अब अगला जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक दृष्टि। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक दृष्टि में जितने भी नाट्य कलाएं हैं, जितने भी कल्चरल रिलेटेड कुछ भी चीजें हैं, कला संस्कृति धर्म से रिलेटेड, उनको हम डिस्कस करेंगे। हिंदू बौद्ध जैन सिख इस्लाम इन सभी धर्मों का समन्वय आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
और अपने ढंग की एकमात्र पुस्तक भारतीय नाट्य शास्त्र की रचना यहीं पर हुई, जो उत्तर भारत में संगीतज्ञ जो लोग हैं, जो संगीत शिक्षा देते हैं या संगीत के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके लिए इसको बाइबल माना जाता है। क्या माना जाता है? उसके लिए तो ये बाइबल का काम करती है, बिल्कुल बाइबल की तरह है। अवध, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, कई सांस्कृतिक विरासत संजोए ये उत्तर प्रदेश आपको मिलेगा। और 1957 में सांस्कृतिक विभाग की इसीलिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थापना भी की गई। 1966 में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की भी स्थापना हुई और मंडल स्तरों पर विभिन्न गतिविधियों का संचालन फिर किया जाने लगा। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में वर्ष 1911 में सर्वप्रथम कला शिल्प महाविद्यालय की भी स्थापना की गई। कब? 1912 में, 1911 में, सॉरी 1911। 1911 का समय इतिहास में और किसके लिए जाना जाता है, इसको रिलेट करके याद करिए। राज्य संग्रहालय लखनऊ की स्थापना की अगर बात की जाए कि यह कब स्थापित हुआ, तो ये 1963 में स्थापित हुआ। लोक संग्रहालय ये 1989 में हुआ। राजकीय संग्रहालय मथुरा 74 में हुआ। 1874 है, लेकिन ये 1874 क्या ये सही है? इसको हमको चेक करना चाहिए एक बार। तो चेक करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। उस समय मथुरा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करते थे, जिलाधिकारी, उनका नाम था एफ.एस. ग्राउस, और एफ.एस. ग्राउस ने इसको स्थापित किया था। एफ.एस. ग्राउस ने इसको स्थापित किया था। राजकीय जैन संग्रहालय ये भी मथुरा में है। ये सब आपसे स्थान के रूप में ज्यादा पूछे जाएंगे। 1888 से 91 के बीच में यह स्थापित हुआ। और एक है राजकीय संग्रहालय झांसी, ये 1978 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 1978 में। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में है, 86-87 में स्थापना। बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में है, 92-93 में स्थापित। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय 1996 में बनाया गया कन्नौज में। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय। अब ये संग्रहालय जो है स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। राम कथा संग्रहालय ये 1988 में कहां पर है? फैजाबाद में। और जनपदीय संग्रहालय एक सुल्तानपुर में भी 1988-89 में बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय ये रामपुर में है। कई बार ये आपको विभिन्न परीक्षाओं में मिल जाएगा कि पूछा गया है। राज्य संग्रहालय लखनऊ की अगर हम बात करें तो ये एक विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय, बहुत बड़ा है। 1863 में उस समय कर्नल एल्बर्ट हुआ करता था यहाँ का कमिश्नर, उसने इसको स्थापित किया था। 1883 में फिर लाल बारादरी में ये संग्रहालय व्यवस्थित करके वहां पे शिफ्ट कर दिया गया। और 1963 में नवीन संग्रहालय भवन जब बना तो इसको बनारसी बाग में जो प्राणी उद्यान है वहां पर, जो लखनऊ का जू है वहां पर इसको शिफ्ट कर दिया गया। तो आपसे जब पूछ लिया जाए कि इस समय कहाँ है, तो ये बनारसी बाग जो लखनऊ का प्राणी उद्यान है वहीं पर ये नवीन संग्रहालय भवन बनाकर शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है। यहां पर देखा जाए तो राज संग्रहालय में लगभग 1 लाख से अधिक कलाकृतियां आपको मिल जाएंगी, पुरातात्विक सामग्री आपको मिल जाएगी, सिक्के, लघुचित्र, धातु, काष्ठ कलाकृतियां ये आपको मिल जाएंगी। बहुत ज्यादा ये विशाल है, बड़ा है। ऐसे ही कानपुर विश्वविद्यालय को भी से जोड़ा गया है, जो शोध केंद्र के रूप में इसको मान्यता देता है। लखनऊ को, जो राज्य संग्रहालय लखनऊ का है, कानपुर विश्वविद्यालय का शोध केंद्र के रूप में ये कार्य करता है। लोक कला संग्रहालय लखनऊ में देखें तो उत्तर प्रदेश की लोक कलाओं के संकलन, संरक्षण और प्रदर्शन की दिशा में ये स्थापित किया गया 1989 में, और ये कैसर बाग में है लखनऊ में। और ये एकमात्र प्रदेश का संग्रहालय है जो लोक कलाओं से रिलेटेड है। ठीक है। राजकीय संग्रहालय मथुरा में देखें तो यहाँ पर 1874 में मैंने आपको बताया था एफ.एस. ग्राउस जो थे उन्होंने इसको स्थापित किया था। और संग्रहालय का वर्तमान भवन 1930 में जब शुरू किया गया इसको बनाना, तो 1933 में जब पूर्ण हुआ, और ये फिर 25 जनवरी 1933 में, उस समय माइवल हेली था, एक ये गवर्नर था, तो उसने इसकी उद्घाटन समारोह में इसका फीता काटा, इसका उद्घाटन किया, तो यहां पर ये शिफ्ट किया गया। और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है राजकीय संग्रहालय जो मथुरा है। जैन संग्रहालय जो मथुरा है ये सबसे बड़ा केंद्र है वर्तमान में। देखेंगे आप तो मथुरा शहर के दक्षिण पश्चिम में कंकाली टीला पड़ता है। कंकाली टीला पर ये जैन मूर्ति कला का सबसे बड़ा केंद्र यहीं पर स्थित है। 1888 से 1891 तक खुदाई में 737 कलाकृतियां जो प्राप्त हुई, उनको 3 भागों में, तीर्थकर मूर्तियां, शासन देवताओं की मूर्तियां और आयाग पट्टा, इसमें विभाजित करके उसमें रखा गया है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में, ये इत्र और इतिहास की नगरी
कानिकुब्ज, कन्नौज को कानिकुब्ज भी कहते हैं ना, जिसको वर्तमान में कन्नौज के नाम से जाना जाता है। त्रिकोणीय संघर्ष का सबसे बड़ा ये केंद्र रहा, राजधानी रही है भारत की, एक समय बहुत महत्वपूर्ण शहर। तो वहां पर ये राजकीय पुरातत्व संग्रहालय स्थापित किया गया है। वहां पर आपको मिल जाएगा मौखरी वंश, वर्धन वंश, प्रतिहार वंश, गहड़वाल वंश, इन सब के आपको कुछ ना कुछ चीजें वहां पर मिलेंगी, सबके प्रमाण मिलेंगे। और 25 फरवरी 1974 को कन्नौज में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। कन्नौज संग्रहालय में प्रागैतिहासिक अस्थि उपकरण, महाभारत कालीन स्लेटी भूरे चित्रित पात्र, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड, ये सब आपको मिलेंगे। ये संग्रहालय प्रतिहार काल की कलाकृतियों के लिए बहुत विख्यात है पूरे विश्व में। और 29 फरवरी 1996 को पुरातत्व संग्रहालय को शासकीय संग्रहालय घोषित करते हुए राजकीय पुरातत्व संग्रहालय का स्वरूप दिया गया। तो ये 1996 में इसको राजकीय संग्रहालय का स्वरूप प्रदान किया गया था। जो मेरठ में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय है, उसकी अगर हम बात करें तो जो भी योगदान देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके लिए ये, अगर उनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो एक ऐसा संग्रहालय है जो उन्हीं को डेडिकेटेड है। 1995-96 में इसकी स्थापना की गई और 1997 में ये स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी घटनाओं, संस्मरणों, जीवन गाथाओं को संरक्षित करके भावी पीढ़ी की, जो अभी आगे की आगामी पीढ़ी है, तो उसकी जिज्ञासा कैसे शांत होगी, तो उसमें मेरठ में इस संग्रहालय की स्थापना फिर 1997 में की गई थी, ध्यान रखना। राष्ट्रीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर, तो ये भगवान बुद्ध की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। 86-87 में राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर की स्थापना की गई थी और 4 मई 1997 में, उस समय मायावती जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तो उन्होंने इसको उद्घाटित किया था। राम कथा संग्रहालय अयोध्या फैजाबाद की स्थापना 1988 में, अब फैजाबाद को भी अयोध्या नामकरण कर दिया गया है, नामकरण इसका है। और तुलसी स्मारक भवन, वहीं पर इसको स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश की चित्रकला और मूर्तिकला, उत्तर प्रदेश मध्यकाल में देखेंगे तो मुगल शैली के बारे में जाना जाता है यहाँ पर, क्योंकि मुगल शासन था। तो मुगल शैली, मुगल कालीन जो शैली है, इसकी नींव हुमायूं ने रखी थी और फारस से मीर सैयद और ख्वाजा अब्दुल समद इनको भारत लाया था अपने साथ। और अब्दुल समद के चित्र गुलशन चित्रावली में ये सब चित्र संकलित आपको मिल जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के चित्रकारी की परंपरा वैसे देखें तो प्रागैतिहासिक काल से भी आपको मिलेगी। सोनभद्र और चित्रकूट में आप जाएंगे तो वहां पर शिकार करते हुए, त्योहार मनाते हुए, नृत्य करते हुए, इन सब के दृश्य आपको मिल जाएंगे। श्रृंगार रस, जानवरों के उकेरे चित्र, ये सब मिल जाएंगे। यूपी में चित्रकारी का जो स्वर्णिम युग आया वो मुगल दौर ही था, जो मुगल काल था उसी समय जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी की कला में एक नया आयाम छुआ इसने। और यही वजह है कि मुगल शैली की चित्रकारी एशियाई संस्कृति की खास उपलब्धि मानी जाती है। विचार, प्रस्तुति और स्टाइल, हर एक चीज में ये बिल्कुल गजब की है, इसका कोई जोड़ नहीं है। मुगल काल में औरंगजेब के समय चित्रकारों को संरक्षण मिलना जब बंद हो गया तो काशी नरेश थे ईश्वरी प्रसाद, उन्होंने कुछ चित्रकारों को संरक्षित किया, उनको संरक्षण दिया और अपभ्रंश शैली और कंपनी शैली का यहीं पर विकास हुआ। और ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत भवन में आप जाएंगे तो ये चित्र उस समय के जो काशी नरेश ने, ईश्वरी प्रसाद जी ने बनवाए थे संरक्षण देके, तो वो आपको मिल जाएंगे। भारत भवन पूछा जाता है कहां पर है, तो ये बीएचयू के प्रांगण में आपको भारत भवन मिल जाएगा। मथुरा में ओरछा के राजा जब केशव देव मंदिर का जीर्णोद्धार उन्होंने कराया, तो वहां के राजा ने, तो उस वक्त बुंदेलखंड में चित्रकारी बतौर कला अपने शिखर पर थी और साथ ही मथुरा में जैन चित्रकला का भी विकास उस समय हुआ था। तो वो सब आपको मिल जाएंगे। आप मथुरा जाएंगे, वहां पर मथुरा, गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन में चित्रकारी के जरिए भगवान कृष्ण से जुड़े जो प्रसंग हैं उनको जीवंत किया गया। चित्रकारी के आधुनिक दौर में पहले एक और शैली अस्तित्व में आई और वो थी गढ़वाली कला, है ना। और इस शैली को गढ़वाल के राजा ने न सिर्फ प्रश्रय दिया बल्कि फलने फूलने के तमाम अवसर भी उपलब्ध कराए। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, सोनभद्र के लिखनियादारी, मानिकपुर, होशंगाबाद, जोगीमारा, रायगढ़, इन सब स्थानों से भी आपको चित्रकारी के नमूने मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश कला और चित्रकला संबंधी संस्थान की। कला व शिल्प महाविद्यालय ये लखनऊ में है, 1911 में स्थापित हुआ था। भारतीय कला परिषद वाराणसी में है 1920 में। लखनऊ नगर निगम आर्ट गैलरी ये है, ये 1949 में। और इसको निराला आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है क्या? निराला नहीं, निराला वाली लखनऊ वाली नहीं है, लखनऊ नगर निगम की आर्ट गैलरी, सॉरी।
जरा निराला वाली कहाँ है, जरा इसको बताना आप। निराला आर्ट गैलरी के बारे में आप जानते हैं तो कमेंट करिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ये भारत भवन में है, 1950 में स्थापित है। ललित कला अकादमी ये लखनऊ में है, 1962 में स्थापित है। वर्किंग आर्टिस्ट ऑफ वाराणसी 1976 में स्थापित है। और उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र ये इलाहाबाद में है, 1986 में यह स्थापित हुआ था। इसको याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तैयार रखिएगा। उत्तर प्रदेश में संगीत का विकास अगर हम देखें तो संगीत का प्रसंग वैसे वैदिक काल से ही आपको मिल जाएगा। उपनिषदों में सामवेद के गायन और संगीत वाद्यों का वर्णन मिलता है। जो सामवेद है वो गायन से रिलेटेड है, इसमें जो भी इसके पद हैं उनको गाया जाता है। भगवान बुद्ध के समकालीन कौशाम्बी नरेश जो थे वो वीणा बजाने में बहुत माहिर थे, निपुण वादक थे वो वीणा के। आगे आप देखेंगे तो 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक कश्यप, शार्दुल, दत्तिल, महात्मक, अभिनवगुप्त, हरिपाल ये सब भी संगीतज्ञों के नाम आपको मिलते हैं। खुसरो ने ईरानी अंदाज में कव्वाली, तराना, नक्शे गुल और कौलकल बाना इन सब शैलियों की स्थापना की थी। अमीर खुसरो, कई बार आपसे ये पूछा जाता है, कव्वाली, तराना, नक्शे गुल, है ना, ये सब याद रखिएगा। तबला और सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने ही किया था। लखनऊ के महान गायक थे मियां सौरी, तो इन्होंने टप्पा गायकी शैली को प्रचलित किया था। और हीर शैली गायकी पर, जो पंजाब की हीर शैली गायकी है उसी पर इसको आधारित थी, ये इसको इन्होंने विकसित किया था। अवध के संगीतक थे विहादीन महाराज, उन्होंने कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया। कथक में ठुमरी गायन ये ले आए हैं। जब कुछ आप नया करते हैं तो आप जाने जाते हैं, लाखों करोड़ों वर्षों तक आप ये समझ लीजिए कि अमर हो गए। कला एक ऐसी चीज है जो आपको अमरत्व प्रदान करती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ही वीणा, मृदंग, एकतारा, ढोलक, मंजीरा, सितार, चिमटा, नगाड़ा ये सब वाद्य यंत्र यहीं पर स्थापित हुए। तानसेन जो थे, तानसेन के दामाद थे हाजी सुल्तान, तो इन्होंने ख्याल गायकी को प्रचलित करके आगरा घराने को जन्म दिया। अष्टछाप के जो कवि हैं सूरदास, नंददास, कुंभन दास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और कृष्णदास और छीन स्वामी, ये अष्टछाप के कवि हैं। ये अष्टछाप के कवि है ना। तो इन अष्टछाप के कवियों के बारे में भी आपको यूपी मथुरा आप चले जाइए उसमें आपको मिल जाएंगे। सूरदास जी का गढ़ वो मिलेगा, तो ये सब यूपी से रिलेटेड रहे। स्वामी हरिदास जी का संबंध अलीगढ़ के हरिदासपुर से है। हरिदास जो नाम है उनका वो हरिदासपुर ही है अलीगढ़ में। और अपना जीवन इन्होंने वृंदावन में बिताया, वहां पे निधिवन है, वहां निधिवन नामक स्थान पे बिताया। स्वामी हरिदास को ध्रुपद धमार का प्रवर्तक माना जाता है। और साथ ही मंदिरों में जो ध्रुपद गायन होता है, जो अर्चना पद्धति है, उसका भी प्रवर्तक इन्हीं को माना जाता है, हरिदास को। ग्रंथ नाद विनाद में एक ग्रंथ है नाद विनाद, उसमें स्वामी हरिदास के बैजू, गोपाल, मदन राय, रामदास, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित, सौरसेन व तानसेन ये 8 शिष्यों का उल्लेख। आपसे कभी कोई पूछे कि तानसेन के गुरु का नाम हरिदास, दिवाकर पंडित के गुरु, सोमनाथ पंडित के गुरु, तो ये हरिदास थे। स्वामी हरिदास ने तानसेन को राग दीपक, बैजू को राग मेघ और गोपाल को राग मालकौंस में सिद्ध कराया था, स्वामी हरिदास ने। तो तानसेन का क्या था? राग दीपक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और बैजू को राग मेघ, बैजू बावरा जो थे, और गोपाल को राग मालकौंस में इन्होंने सिद्धि प्राप्त कराई थी। वृंदावन में प्रतिवर्ष स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन होता है। कहां पर? वृंदावन में। और ध्रुपद मेले का यहाँ पर आयोजन भी होता है। उत्तर प्रदेश की कुछ घरानों के बारे में हम बात करें, ये अक्सर आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगरा घराना अलखदास मलूक दास, लखनऊ घराना वाजिद अली शाह, किराना घराना बंदे अली खां, अतरौली घराना काले खां और चांद खां। याद करिए, लखनऊ घराना वाजिद अली शाह, किराना घराना बंदे अली खां, अतरौली काले खां चांद खां 2 लोग हैं। बनारस घराना काशीराज, सहारनपुर घराना खलीफा मोहम्मद, रामपुर घराना नेतम खां सदारंग, रामपुर घराना भी है एक, तो सदारंग यहाँ के ये संपादक है या उसके प्रमुख है। और फतेहपुर सिकरी घराना ये जैनू खां और जोरावर खां, दोनों का नाम जा से है। खुर्जा घराना नत्थे खां, जोधे खां। और भिंडी बाजार घराना ये आपका छज्जू खां, आदिम खां और नजीर खां ये है। और इटावा घराना, ये इटावा घराना में आपको सुरजन सिंह तुराब खां और इमदाद खां मिल जाएंगे, इनायत खां मिल जाएंगे, विलायत खां मिल जाएंगे, ध्रुव तारा झोसी भी इसी में है। शाहजहांपुर घराना ये उस्ताद काजिम अली, सखावत खां और इलियास खां। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में लोकगीतों के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकगीत में एक आता है बिरहा। पूछा जाता है क्षेत्र, तो पूर्वांचल का है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल
भोजपुरी भाषा में स्थानीय क्षेत्र में जो कोई घटना घटती है, कोई भी वृतांत है, उसको लेकर गीत गाया जाता है। अधिकांशतः ये वीर रस में होता है। करताल का प्रयोग इसमें किया जाता है। चैता एक प्रकार का ऋतु गीत है। फाल्गुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के दौरान प्रेम अनुभूति को व्यक्त करने के लिए इसको गाया जाता है, ऋतु गीत। रसिया, ये लोक गायन परंपरा जो ब्रज की है उसको रसिया के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की उपासना के कई तरीकों को इसमें अपनाया जाता है। आध्यात्मिक और भौतिक भक्ति दोनों को ये प्रदर्शित करती है। कजली लोकगीत ये जो है ये मिर्जापुर का है। वर्षा ऋतु में ये भी गाया जाता है। भाद्र कृष्ण तृतीया को विंध्यवासिनी देवी का जन्मोत्सव कजली पर्व के रूप में मनाया जाता है, लोकगीत गाया जाता है। और मिर्जापुर में कजली के 4 अखाड़े हैं। पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा और अक्खड़ अखाड़ा। अब आप मिर्जापुर के बारे में तो कालीन भैया के बारे में जानते हैं, तो इन लोगों को भी उसमें रिलेट कर लीजिए। कजली लोकगीत मुख्यतः मिर्जापुर का ही है। कहाँ का है? मिर्जापुर का ही है। वाराणसी, इलाहाबाद, अवध, गोरखपुर, बाद में यहां पर भी ये प्रसारित हुआ। इसकी झलक वहां भी आपको मिलेगी। इस समय आप देखेंगे मालिनी अवस्थी, उषा गुप्ता और अजिता श्रीवास्तव इसकी प्रमुख गायिकाओं में जानी जाती है। एक है सोहर, बच्चे के जन्म के अवसर पर इसको गाया जाता है। कई लोग तो सर्च कर रहे हैं सोहर सुन ले, है ना, सुना करिए, लेकिन पेपर के समय नहीं है। तो ये अवध क्षेत्र का ही ये क्षेत्र पूछा जाता है सुमिलित करने में। नकटा अवध और पूर्वांचल में संस्कार गीत व कव्वाली रूप में गाया जाने वाला ये नकटा होता है। अवध क्षेत्र और पूर्वांचल दोनों में है। आल्हा पूरे प्रदेश में गाया जाता है, लेकिन बुंदेलखंड का मुख्य रूप से यह है। वीर रस इसका मुख्य भाव होता है। और महोबा के वीर भाई थे आधा और उदल, तो आल्हा और उदल की वीरता को इसमें वर्णित किया जाता है, वीरता प्रस्तुत की जाती है गायन के माध्यम से। उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो इसका एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। बहुत प्राचीन शैली है। महाभारत में भी आपको इसका वर्णन मिल जाएगा। प्रश्न पूछा जाए कथक का जिक्र कहाँ हुआ है, रामचरितमानस, महाभारत ऐसे दे देगा आपको, तो आप महाभारत टिक करेंगे। और 3 घराने इसमें हैं। इसमें कछुआ के राजपूतों की राज्यसभा का जयपुर घराना, अवध के नवाब का ये लखनऊ घराना और वाराणसी का ये वाराणसी घराना। तो इसके जो कथक है, कथक के 3 घराने भी आप याद रखिएगा। लखनऊ शैली में कथक नृत्य में सुंदरता, प्राकृतिक संतुलन, ये सब आपको मिल जाएगा। ठुमरी और साथ में अभिनय के साथ पुरिस, ये भी एक शाब्दिक अर्थ इसका अभिनय होता है। आसु रचनाएं जो भावपूर्ण शैली में होती हैं, ये सब आपको मिल जाएंगी। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका विकास हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और वर्तमान में पंडित बिरजू महाराज, अच्छन महाराज जी के बेटे हैं, इस घराने के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। बिरजू महाराज का नाम भी आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, वर्तमान में जिन्होंने संजो के रखा है तो उनका नाम तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि ये कलाएं हैं। ये जो है वो कलाएं हैं, और कला कभी मरती नहीं है। इंसान खत्म हो जाता है लेकिन कला कभी नहीं मरती है, तो ये ध्यान रखिएगा। बिरजू महाराज का नाम भी आपको ध्यान रखना है। 83 साल के हैं। 4 फरवरी 1938 को इनका जन्म हुआ था और अभी भी एक्टिव रहते हैं। उत्तर प्रदेश नाट्य कला और लोक कला की बात करें तो नाट्य कला, लोक नाट्य कला जो है, लोक नाट्य की बात करें या नाट्य कला जो भी आप इसको कह लीजिए, तो कठपुतली के ग्लव्स व राड पपेट का यहाँ पर प्रचलन हुआ है। गुलाबो सिताबो एक अभी मूवी आई थी, उसमें भी आप इसको देख सकते हैं। और ये जो है वाजिद अली शाह के जीवन पर आधारित है। जो ग्लव्स पपेट है, कठपुतली है, ये नवाब वाजिद अली शाह के जीवन वृत्त पर आधारित है। 2004-5 से कठपुतली कला संरक्षण, प्रशिक्षण, संवर्धन योजना कठपुतली लोक नाट्य कला को पुनर्जीवित करने के लिए इसको चलाया गया था 2004-5 में। रास लीला का मंचन ब्रजभाषी लोगों द्वारा किया जा रहा है, जो ब्रज भाषा शैली से संबंधित है। एक रास लीला भी याद रखिएगा, है ना। और उत्तर प्रदेश की लोक नाट्य जो है वो रामलीला में भी आप इसको देख सकते हैं। प्रयाग, इलाहाबाद अपनी विशिष्ट ठहरी के लिए इसमें जाना जाता है। और बाकी रामलीला तो पूरे प्रदेश में हर जगह होती ही है, लेकिन जो अवध क्षेत्र है, क्योंकि ये भगवान राम का अयोध्या वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर इसका विशेष आपको आयोजन मिलेगा। हाथरस और कानपुर नौटंकी शैलियों के प्रमुख घराने हैं। हाथरस और कानपुर नौटंकी शैली, ये भी हमारा लोक नाट्य है या नाट्य कला है। और इसमें हाथरस शैली में भक्ति और वीर रस, लेकिन कानपुर जो शैली है ये मनोरंजन प्रधान है। मनोरंजन इसका प्रथम उद्देश्य है। नागर सभा, स्वांग सपेड़ा, गुलाबो सिताबो, ख्याल, नौटंकी, राम लीला, रास लीला, ये सब आपको मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश में। लेकिन लोक नाट्य कला अभी वर्तमान में देखा जाए तो जब से ये
आप देख रहे हैं ना, मोबाइल फोन आया है, लोग अब सब कुछ उसी पे सर्च करके देख लेते हैं। तो कला संरक्षित रखने का अब कुछ माध्यम हमको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जैसे पहले लोग देखने जाते थे तो उसके बहाने ये लोग प्रैक्टिस करते थे, जो इसके कलाकार हैं, तो संरक्षित रहती थी। लेकिन अब तो सब गड़बड़ होता जा रहा है ना। पूरी दुनिया कहाँ सिमट गई है आपकी जेब में, मोबाइल में। उत्तर प्रदेश लोक नाट्य व नाट्य संस्थाएं देखें तो एक भारतीय जन नाट्य संघ है, ये आगरा में है। साधना नाट्य कला केंद्र गाजियाबाद, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यायावर ये लखनऊ में है। अभिनय ज्योति वाराणसी। नेहरू बाल भवन इलाहाबाद में। भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ में है। भारतीय है लेकिन ये दिल्ली मत मारिएगा, लखनऊ में है। भारतीय जन नाट्य संघ ये आगरा में है, लेकिन नाट्य अकादमी लखनऊ में है। और राज्य ललित कला केंद्र ये लखनऊ में है। नवरात्र मेला बलरामपुर, ये बलरामपुर में जो देवी पाटन है उसके लिए ये आप जानते हैं तो उससे रिलेट करके इसको याद कर लीजिए। तरकुलहा मेला ये गोरखपुर में। तो ये नाट्य संस्थाएं या उनको संरक्षित करने के जो प्रयास होते हैं उसके बारे में हमने देखा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सवों को देखें तो एक गंगा महोत्सव होता है, ये वाराणसी में। लखनऊ महोत्सव लखनऊ में। कंपिल महोत्सव फर्रुखाबाद में। सुलहकुल महोत्सव आगरा में। राम बारात महोत्सव, इसको ध्यान रखना क्योंकि ये अयोध्या में नहीं है, ये आगरा में है। कहां पर है? आगरा में, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? ताज महोत्सव ये आगरा में होता है। तो आपको जैसे जहां पर थोड़ा सा जैसे राम बारात है आप अयोध्या, लेकिन ये आगरा में होता है, ध्यान रखना। त्रिवेणी महोत्सव ये इलाहाबाद में होता है। त्रिवेणी संगम कहाँ है? इलाहाबाद में। सैफई महोत्सव ये इटावा में सैफई है, वहीं होगा। लठमार होली ये मथुरा बरसाना में होती है, बरसाना पूछा जाता है आपसे। यमुना महोत्सव ये मथुरा में होता है, यमुना नदी है वहां पर। कबीर महोत्सव मगहर ये संत कबीर नगर में। कजरी महोत्सव मिर्जापुर में। प्रयाग महोत्सव प्रयागराज में। सरधना महोत्सव ये मेरठ में। जहां के नाम थोड़े से अलग है वही पूछे जाएंगे। सोन महोत्सव सोनभद्र में, सीधा है। बुद्ध महोत्सव कुशीनगर में, याद कर लीजिए, सारनाथ कुशीनगर में कंफ्यूजन हो सकता है। और गंगा वाटर रैली ये प्रयागराज वाराणसी में होती है। प्रयागराज और वाराणसी के बीच में गंगा नदी में इसका आयोजन कराया जाता है। अवधी और बघेली, इसको देखें तो ये यहाँ के भाषा के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे अवधी बघेली ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र इलाहाबाद मिर्जापुर इन सब क्षेत्रों में, ये उत्तर प्रदेश की भाषा बोलियां हैं हम डिस्कस कर रहे हैं। ये गलती से नीचे यहाँ पर आ गया है, तो सबसे पहला हम भाषा और बोलियों में ये देख रहे हैं। तो भाषा और बोली की बात यहाँ पर हो रही है, भाषा और बोली। तो अवधी बघेली कहाँ कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश का पूरा एक एरिया उठाइए, इलाहाबाद के आसपास के जितने जिले हैं, लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं वहां पर आपको ये मिल जाएगी। इधर आप चले जाएंगे बलरामपुर तक, इधर आप आएंगे तो आपको जाना है रायबरेली तक, उन्नाव, सुल्तानपुर, बहराइच, ये अवधी और बघेली क्षेत्र है। भोजपुरी आप देखेंगे तो पूरब में जाइए, बस्ती, भदोही, वाराणसी, ये पूरा जो क्षेत्र है, गोरखपुर का, आजमगढ़ का, कुशीनगर, जौनपुर, ये सब जो क्षेत्र है। बुंदेली जो है इसको याद करिए, ये बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, यहाँ पर बोली जाती है। ब्रज भाषा ये आप पश्चिम में जाइए, हाथरस, कासगंज, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, कानपुर नगर में भी ब्रज भाषा है। और मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बरेली, बदायूं, ये सब जो जिले हैं। खड़ी बोली ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ, संभल, रामपुर, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली, गाजियाबाद, हापुड़, इन क्षेत्रों में आपको मिलेगी खड़ी बोली। खड़ी बिल्कुल बोली, जो जिस भाषा में हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ये भी खड़ी बोली का ही एक रूप है। लेकिन खड़ी जो यहाँ के बोलने वाले लोग हैं वो बहुत खड़ी बोल देते हैं। हाँ तू कहाँ जा रहा है, इस तरीके की भाषा थोड़ा सा बेकार भी कभी कभी आपको लग जाएगी अगर आप अवधी और भोजपुरी वाले क्षेत्र के रहने वाले हैं। कन्नौजी जो है ये उत्तर प्रदेश के औरैया, कन्नौज नाम ही है इसका कन्नौजी, तो कन्नौज के आसपास का जो क्षेत्र है, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात में आपको मिल जाएगी। पीलीभीत, शाहजहां, अब देखिए कानपुर नगर में ब्रज भाषा है और देहात वाला जो एरिया है, दो अलग अलग जिले हैं ना, तो यहाँ पर आपको कन्नौजी मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य अगर हम बात करें तो झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र में मोर के पंख से बने वस्त्र को पहनकर इस नृत्य को किया जाता है। ख्याल नृत्य ये बुंदेलखंड क्षेत्र में है और रंगीन कागज और बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर उसे सिर पर रखकर पुत्र जन्मोत्सव मनाया जाता है ख्याल नृत्य में। झूला नृत्य ये ब्रज क्षेत्र में है और ये देखिए रिपीट हो रहा है लेकिन यहाँ फैक्ट अलग दिया है, ये श्रावण मास में ये किया जाता है। रास नृत्य ये रासलीला किया जाता है इसमें, ये भी वही ब्रज क्षेत्र से ही रिलेटेड है। धोबिया नृत्य ये पूर्वांचल क्षेत्र में है, धोबी समुदाय के द्वारा किया जाता है। एक नर्तक धोबी और दूसरा उसका गधा बनता है और इसका मांगलिक अवसरों पर आयोजन होता है। धुरिया नृत्य ये बुंदेलखंड में है और इस नृत्य को इस क्षेत्र में कुम्हार जाति के जो लोग हैं
उनके द्वारा, नर्तक जो है वो पुरुषों द्वारा, जो नर्तक पुरुष हैं उनके द्वारा स्त्री रूप धारण किया जाता है, स्त्रियों के वेश पहन करके इसको किया जाता है और महिला मुद्राएं बना के प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि बिल्कुल वो महिला रूप में पुरुष डांस करते हैं, मजा आता होगा देखने में। नटवरी नृत्य ये पूर्वांचल क्षेत्र में अहिर और यादवों में ये प्रचलित है ना। और नृत्य किया जाता है इसमें नक्कारों की लय पर खेल दिखाया जाता है। छपेली नृत्य ये एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण ले लेंगे, रुमाल ऐसे लेके आप सोचिए ऐसे हाथ में एक में शीशा लिए हुए हैं, दर्पण लिए हैं, दूसरे में रुमाल, और आध्यात्मिक समृद्धि की कामना इसमें की जाती है छपेली नृत्य में। कार्तिक नृत्य ये बुंदेलखंड क्षेत्र में है और इस नृत्य में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपियों का रूप धारण करके ये नृत्य किया जाता है। चरकुला नृत्य ये ब्रजभूमि में, और इसमें रथ के पहिए पर अनेक घड़े रख के किया जाता है, पूछा जाता है ये घड़ा नृत्य भी इसको इसी कारण से कहा जाता है। पासी नृत्य ये अवध और पूर्वांचल क्षेत्र में होता है, पासी समुदाय के द्वारा किया जाता है और यहाँ पर युद्ध के अभिनय किए जाते हैं, अलग अलग मुद्राओं में गीत और लय के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाता है। कर्मा और सीला नृत्य ये मिर्जापुर और सोनभद्र में, और इस नृत्य को आदिवासी लोग करते हैं, ये ध्यान रखना है, मिर्जापुर और सोनभद्र में जो आदिवासी समुदाय है वो करता है। भीवर नृत्य कई बार पूछा गया है, पूर्वांचल क्षेत्र है, कहार जाति के लोग मांगलिक अवसर पर। सेरा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र, किसानों द्वारा फसल कटाई के समय खुशियां प्रकट करने के लिए। और जोगनी नृत्य ये अवध क्षेत्र में किया जाता है, रामनवमी के अवसर पर ये साधु या पुरुष द्वारा स्त्री रूप धारण करके किया जाता है, जोगनी नृत्य, जोगनिया बनके। कटगड़वा नृत्य नाम देखिए, इसमें कृत्रिम रूप से एक मांगलिक अवसरों का आयोजन किया जाता है और इस नृत्य को कृत्रिम बैठकर, मतलब ये घोड़े, कृत्रिम घोड़े पर बैठकर होना चाहिए, मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, ऐसा इसको सही करिए, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। कृत्रिम घोड़ा बना के, कटघोड़वा, कठ मतलब होता है लकड़ी और घोड़वा मतलब घोड़ा, लकड़ी के घोड़े को बना के ये मांगलिक अवसरों पर लिल्ली घोड़ी नचाई जाती है ना, वही वाला है ये। राई नृत्य ये बुंदेलखंड क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक मयूर नृत्य है, तो नाचू मोरनी बनके वाला, मोरनी बनके, तो ये राई नृत्य है, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मोरनी बनके नाचते हैं। कानरा नृत्य ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, और ये धोबी समाज के स्त्री और पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर कानरा नृत्य किया जाता है। दीप नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में ही होगा, और इस नृत्य को अहेर लोग घड़े, कलश और थाली में रखकर दीपक जलाते हैं और इस नृत्य को करते हैं, दीप नृत्य को। बात समझ में आ गई? बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो कला के क्षेत्र में। देखिए एक चीज है, आप लोग इसको सीधा कहेंगे जो क्षेत्र पिछड़े हैं वहां पे कला संरक्षित है, मैं कह रहा हूं अगर कला संरक्षित है तो पिछड़े ही रहे तो ज्यादा सही है, कला का संरक्षण भी बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र अपेक्षाकृत आर्थिक गतिविधियों के रूप में तो आपको पिछड़ा मिल जाएगा, लेकिन ये देखिए यहाँ पर कला संरक्षित है। अभी अगला जो नृत्य है ये कार्तिक नृत्य है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र से ही रिलेटेड है। कार्तिक माह में श्री कृष्ण और गोपी बनकर नर्तकों के द्वारा इसको किया जाता है। कलाबाजी नृत्य ये अवध क्षेत्र में है, कलाबाज लोग आपको मिल जाएंगे, कच्ची घोड़ी पर सवार होकर मोर बाजा लेकर कलाबाजी इसमें करते हुए नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। भरेंडी नृत्य ये बुंदेलखंड क्षेत्र में है, दीपावली के अवसर पर कई दिनों तक ढोल नगाड़े की तान पर इसको किया जाता है और मोर पंख धारण करके लठ के साथ एक दूसरे पर वार करते हैं, यानी कि बरेंडी मतलब लठ का मार, एक प्रकार से आप देख सकते हैं इस नृत्य में। और एक है ठडिया नृत्य, ये सोनभद्र में, और सरस्वती के चरणों में समर्पित करके नर्तक जो होता है संतान कामना करता है और संतान कामना पूरी करने के लिए ही ये नृत्य किया जाता है। ठडिया नृत्य सोनभद्र क्षेत्र में। देवी नृत्य ये भी बुंदेलखंड में है, नर्तक देवी का रूप धारण करके इसको नृत्य को करते हैं, है ना। चौलर नृत्य ये सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में अच्छी वर्षा और अच्छी फसल के लिए, चौलर, चौलर याद रखना, अच्छी वर्षा और अच्छी फसल के लिए। और ढरकहरी नृत्य ये सोनभद्र में किया जाता है, जनजातियों द्वारा जानवरों के सींग लगे वाद्य यंत्रों को बजाकर इसको किया जाता है, ढरकहरी नृत्य। नटुआ नृत्य ये पूर्वांचल क्षेत्र में, और इस नृत्य को महिलाओं द्वारा पुरुषों का वेश धारण करके लड़कों के विवाह वाले घर में बारात आने पर हास परिहास के रूप में किया जाता है, नटुआ नृत्य है। महिलाएं अब पुरुष का वेश धारण कर दे, ये नटुआ हर घर में शादी विवाह में आपको मिल जाएगा होता हुआ, है ना। नटुआ अलग अलग नामों से आप भले इसको जाने, लेकिन पूर्वांचल क्षेत्र में इसको नटुआ कहते हैं। और ढेड़िया नृत्य है, इस नृत्य को राम के लंका विजय के बाद जब वो वापस आए थे तो उसमें स्वागत समारोह था ये,
छिद्र युक्त मिट्टी के बर्तन में दीपक जलाकर, छिद्र युक्त रहेंगे तो दिखेंगे ना, उसमें जाली बनी रहेगी, तो इसको किया जाता है। अब उत्तर प्रदेश में वन और वन्य जीवन और खनिज संपदा पर हम बात कर लें तो ये हमारा समाप्त हो जाएगा। पूरा एक बड़ा ये एक सेगमेंट आपका हो जाएगा। इसका पूरा आप कंप्लीट जब कर लेंगे तो आपको फिर इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां से यूपी में आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूरा आपका तैयार हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसको तैयार करना भी बहुत आसान है। एक दो बार वीडियो देखिए तो आपका ये तैयार हो जाएगा, हल्का फुल्का नोट कर लीजिए बस। उत्तर प्रदेश वन एवं वन्य जीव खनिज संपदा। उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति कब घोषित हुई थी? 1952 में, और द्वितीय वन नीति 1988 में घोषित की गई थी। वन तथा वन प्राणी जो विषय है ये समवर्ती सूची में है, और समवर्ती सूची का मतलब होता है केंद्र और राज्य दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 में पास हुआ था। कोई यूपी की बात नहीं है, पूरे भारत की ये बात है। राष्ट्रीय वन नीति जो 1988 की है, उसमें राष्ट्रीय वन नीति 1988 में कहा गया कि 33.33% भूभाग पर वन होने चाहिए, 60% पर्वतीय क्षेत्र में और 25% मैदानी क्षेत्रों पर इसका विस्तार आवश्यक माना गया था। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 इसमें दिया हुआ है, लेकिन इसके अलग से हमने डिस्कशन किया है 2019 का, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले दे रहा हूं, तो उसको आप तैयार कर लीजिएगा, उसमें पूरा आपका वो तैयार हो जाएगा। ठीक है ना? 19 का आपको तैयार करना है क्योंकि वो करंट अपडेटेड है, इसलिए यहां पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि ये वीडियो हमेशा के लिए काम है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अति सघन अगर वन क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए कौन सा जिला है जहां पर ये पाया जाता है, तो ये लखीमपुर खीरी में पाया जाता है। सर्वाधिक वन भाबर और तराई क्षेत्र में यहाँ पर पाया जाता है। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना 19 मार्च 1998 से विश्व बैंक की सहायता से यहाँ पर शुरू की गई थी। वन महोत्सव का प्रारंभ 1952 में प्रारंभ हुआ, और ये जो प्रारंभ हुआ तो उस समय वृक्ष का अर्थ जल है और जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है, इस तरीके से उसकी थीम रखी गई थी। राष्ट्रीय चंबल वन विहार योजना में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सम्मिलित है। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों पर वनारोपण करने के लिए हरित पट्टी योजना का शुभारंभ किया गया था 2012-13 में। इसमें शीशम, अमलतास, सीरस, बेल, इमली, बरगद इन सब पेड़ लगाने की इसमें बात की गई थी। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई 2001 से वृक्षारोपण के लिए एक ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत की थी। कब से? 1 जुलाई 2001 से। और इसके तहत प्रत्येक जगह पर सार्वजनिक स्थल, कॉलेज, स्कूल, सरकारी दफ्तर, पार्क, यहां पर कहा गया कि वृक्षारोपण करना चाहिए। तो वैसे भी वृक्ष, सब लोग वृक्ष लगाइए, हर एक व्यक्ति को वृक्ष लगाना चाहिए। और इसके साथ ही वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बरेली, बिजनौर, मेरठ, पीलीभीत, सहारनपुर, बदायूं जिलों में हाईटेक नर्सरी योजना का भी शुभारंभ किया गया था। नर्सरियां बनेंगी, पेड़ पौधे ज्यादा बिकेंगे, वहां से तो पौधे ज्यादा बिकेंगे, पेड़ ज्यादा बनेंगे। उत्तर प्रदेश में वनों पर आधारित उद्योग की अगर हम बात करें तो लकड़ी का फर्नीचर कहां कहां? सहारनपुर, हाथरस, वाराणसी, बरेली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करिए। लकड़ी के खिलौने आपको लखनऊ, वाराणसी, चित्रकूट और फतेहपुर, इनको सबको ध्यान रखना है। लकड़ी का फर्नीचर सहारनपुर, हाथरस, वाराणसी, बरेली, और खिलौना भी वाराणसी में है, लेकिन यहां पर लखनऊ, चित्रकूट, फतेहपुर भी ध्यान रखना। लकड़ी पर नक्काशी, कोई भी एक जिला उठा लेगा, आप सोचेंगे कि ये कहां से आ गया। लकड़ी पर नक्काशी ये सहारनपुर में होती है ना। और बेत की छड़ियां ये बरेली में, बेत खेल के सामान ये मेरठ, आगरा, बरेली, हर जगह। केवल मेरठ मत याद रखिए, आगरा को भी इससे रिलेट करिए और बरेली को भी याद करिए। बांसुरी निर्माण पीलीभीत में होता है, पीलीभीत। और कागज का प्रमुख जो केंद्र है वो सहारनपुर है। किसका? कागज का। तो कागज के लिए सहारनपुर जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में वनों से प्राप्त वस्तुएं और उनकी उपयोगिता देखें तो बेत और बांस ये कागज बनाने में, चीड़, विरोजा और तारपीन बनाने में, तेंदू ये बीड़ी, जो बीड़ी होती है तेंदू के पत्ते से, उसमें अंदर मसाला भर के, जो बीड़ी कौन कौन पीता है? खैर कोई पीता भी होगा तो नहीं बताएगा। सिगरेट पीने वाले तो कुछ लोग हिम्मत कर भी सकते हैं, बीड़ी पीने वाले तो नहीं बताएंगे। खैर पीना भी नहीं चाहिए। पीना, बीड़ी में क्या पीना है? पीना पानी पीजिए, जूस पीजिए, दूध पीजिए, ये सब पीजिए, बीड़ी पी रहे हैं। साल, देवदार और सागौन ये इमारती लकड़ियां हैं। रेलवे लाइन स्लीपर्स में पहले इनका इस्तेमाल किया जाता था, अब तो सब ये हटा दिया गया है। खैर कत्था, खैर से कत्था प्राप्त होता है। काजू और अखरोट ये प्लाईवुड बनाने में इनकी जो लकड़ी है। यूकेलिप्टिस ये जलाऊ लकड़ी है तो इसका उपयोग किया जाता है। और सहतूत रेशम के लिए जाना जाता है, और ये सब आपको यूपी में मिल जाएंगे।
उत्तर प्रदेश में वनों के प्रकार देखें तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियां आपको मिलेंगी। जहां पर वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर है वहां पे नम पर्णपाती वन। और इसके ये साल, बेर, पलास, गूलर, सेमल, आंवला, बांस, बेत, जामुन, ये सब ध्यान रखिएगा, भाबर और तराई क्षेत्र में ये सब मिलते हैं। जहां पर वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर ये। फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क कब आया तो वर्षा कम हो जाएगी, जहां 100 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी वहां पर। तो यहाँ पे नीम, पलास, साल, आम, बबूल, जामुन अधिकतर ये आपको वृक्ष मिल जाएंगे। अमलतास, शीशम, पेल और पीपल ये सब मिल जाएंगे। अंजीर के वृक्ष मिल जाएंगे। और ये जो पश्चिमी और पूर्व का जो मध्य मैदान है वहां पर उन क्षेत्रों में ये मिलेगा जहां पर वर्षा और कम हो जाएगी 50 से 75 सेंटीमीटर। तो वहां पर झाड़ियां आपको मिलेंगी। जिधर जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र में जाएंगे, कत्था, धामन, अकेसिया, है ना, नीम के, ये फिर ब्यास के, ये सब आपको मिल जाएंगे। राल और गोंद की प्राप्ति जो इन्हीं सब क्षेत्रों से होगी आपको। उत्तर प्रदेश वन्य जीव विहार के बारे में बात करें तो जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1956 में हुई थी। और उत्तर प्रदेश वन क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग वन्यजीव परिरक्षण संगठन के नियंत्रण में आता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1/3 हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1972 में पारित हुआ था, तो उसका भी इफेक्ट स्टेट पे पड़ेगा। और देश का प्रथम वन्य विहार वर्तमान में ये उत्तराखंड में है, मोतीचूर वन्य जीव विहार था। अब यहां पर नहीं है ये, जब उत्तराखंड कटा अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को, तो ये वहां पे चला गया। और इसका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान इस समय नाम है, पहले मोतीचूर वन्य जीव विहार हुआ करता था। समझ में आ गई बात। एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान लुप्त प्राय बाघ के लिए 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान था। जिम कार्बेट जो, ये भी उत्तराखंड में अभी पहुंच गया है 1936 में, और ये पूरे एशिया का पहला था। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहार से संबंधित और कुछ बातें देखें तो यहाँ पर बारहसिंघा आपको मिल जाएगा जो कि राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय चिन्ह ये मछली और तीर धनुष की आकृति इसमें अंकित है। ये यहीं से रिलेटेड ये चीजें हैं आपको मिलेंगी। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार 1957 में चंदौली जनपद में चंद्रप्रभा और ये वन्यजीव विहार है। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी में 1968 में स्थापित हुआ था। और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1977 में दिया गया था। 68 में स्थापित, 77 में दर्जा। उत्तर प्रदेश में गैंडा तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, कई बार पूछा गया है। लखनऊ के कुकरैल वन में वर्ष 1984-85 में लुप्त प्राय प्रजातियों हुए एक प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी। कहां पर? लखनऊ के कुकरैल वन में 84-85 में। राज्य पक्षी सारस वर्तमान समय में संकटग्रस्त श्रेणी में आता है। पूछा जा सकता है क्योंकि राज्य पक्षी है, राज्य का पक्षी है। आप सोचिए जैसे गवर्नर राज्य के होते हैं, पक्षियों का गवर्नर आप समझ सकते हैं। ऐसी तुलना ठीक नहीं है, लेकिन एक मैं याद कराने के लिए आपको बता रहा हूं। विश्व में कुल सारस का 40% भाग केवल उत्तर प्रदेश में मिलता है, पूरे विश्व का, भारत का नहीं वरन पूरे विश्व का। इटावा, अलीगढ़, औरैया, बुलंदशहर, कन्नौज, यहाँ पे आप जाएंगे तो सारस आपको देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में 2 प्राणी उद्यान, एक कानपुर में, एक लखनऊ, दोनों बड़े हैं। राष्ट्रीय जलजीव घोषित गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में और सोनभद्र जिलों में गंगा नदी में पाई जाती है। राष्ट्रीय जलजीव कब घोषित किया गया था? राष्ट्रीय जलजीव डॉल्फिन को कब घोषित किया गया था, ये उत्तर आप दीजिए। राष्ट्रीय जलजीव है हमारा तो डॉल्फिन, और इसको कब घोषित किया गया था, ये डेट है ना। तो ये डेट आप बताइए कमेंट करके। मैं ये प्रश्न इसलिए पूछता हूं कि थोड़ा बहुत आप बताते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बात समझ में आ गई? आपको थोड़ा सा रिवाइज करने का एक अवसर मिल जाता है। मैं बता दूं, 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। 5 अक्टूबर 2009 को इसको घोषित किया गया था। ठीक है। और जलचर है ये, जल में रहने वाला। और किसी भी जलचर को 2009 5 अक्टूबर तक पहले नहीं घोषित किया गया था, तभी घोषित किया गया। मनमोहन सिंह जी उस समय ये अध्यक्ष थे, सॉरी प्रधानमंत्री थे, तो उन्हीं की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा प्रोजेक्ट एलिफेंट शिवालिक, बिजनौर सामाजिक वानिकी और नजीमाबाद वन प्रभाग को हाथियों के लिए ये सब चिन्हित किया गया था। खैर ये अभी पूछा नहीं जाएगा। एक ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी पार्क का निर्माण चीन और सिंगापुर के मॉडल पर किया गया। उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले में कछुआ वन्यजीव विहार स्थापित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कहां पर है, तो ये हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है।
सबसे छोटा वन्यजीव विहार कहां पर है? तो ये महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ये ललितपुर में है। उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार ये कहां है? तो नवाबगंज पक्षी विहार, ये उन्नाव में है। उत्तर प्रदेश का देखा जाए सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार, ये कन्नौज में है। सबसे प्रथम, सबसे पहले उन्नाव नवाबगंज पक्षी विहार, सबसे बड़ा लाख बहोसी कन्नौज में। 80 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है। 1989 में लाख बहोसी की इसकी स्थापना हुई थी। और सबसे छोटा पक्षी विहार ये एटा में है, पटना नाम है इसका, पटना पक्षी विहार। 1 वर्ग किलोमीटर के भी कम क्षेत्र में ये पाया जाता है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बात करें तो चंदौली में है ये। कहां पर है? चंदौली में, वाराणसी के पास में ही है। चंदौली अब डिस्ट्रिक्ट हो गया है, पहले उसी में आता था। और यहाँ पर आप जाएंगे पिकनिक के लिए भी जा सकते हैं। तेंदुए, काले हिरण, चीतल, सांभर, जंगली सुअर, बिल्ली, यही सब मिलेंगे आपको। लोमड़ी भी देखने को मिल जाएंगे। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य ये गंगा डॉल्फिन से के लिए घर है। चंबल नदी के किनारे ये स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये जो चैनल है, एक बार ये प्रश्न ऐसे ही पूछ लिया गया था कि गंगा डॉल्फिन का घर कौन सा है? तो चंबल नदी के किनारे ये अभयारण्य है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, तो यही है। और ये प्राकृतिक और ऐतिहासिक विरासत आप इसमें देख सकते हैं। एक आपको अनुभव होगा कि ये ऐतिहासिक तौर पर भी है और प्राकृतिक भी है। सुर सरोवर, इसको कीथम पक्षी अभयारण्य बोलते हैं, आगरा के निकट है ये स्थित। और स्थानीय और प्रवासी पक्षी दोनों आप इसमें देख सकते हैं। और बस बाकी क्या है, टहलने घूमने जाइए। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य तराई क्षेत्र में ये पड़ता है। और यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको रिसोर्ट्स, होटल भी ये सब तो मिलेंगे ही। और यहाँ पर यातायात गाड़ियों को अगर आप अपने अपनी गाड़ियां ले जाएंगे तो वहां अंदर नहीं जाने देते हैं। आप यहाँ की इनकी गाड़ी करके अंदर जाके वहां पे घूम सकते हैं। और यहाँ पर जो सबसे चीज है जिसके लिए जाना जाता है, एक तो ये गिरवा नदी है ना। गिरवा नदी ये नेपाल से निकलती है। घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए ये शरण स्थल घोषित है। ये एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है यहाँ पर दुर्लभ कछुए की प्रजातियां भी पाई जाती हैं, ताजे पानी की मछलियां भी पाई जाती हैं। यहाँ पे बोटिंग भी ये कराते हैं गिरवा नदी में। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बताते तो वहां पे कि बाघ, शेर सब आपको दिखेगा। शेर नहीं, बाघ दिखेगा, लेकिन वो जो है जल्दी टाइगर दिखता नहीं है। मैं गया हूँ यहाँ पर। बाकी आप बहुत सब हिरन वगैरह देख सकते हैं, बंदर उंदर, मंकी उनकी मिल जाएंगे आपको। कभी कभी वहां पे पाइथन मिल जाएंगे। बाकी ये सब आप मगरमच्छ वगैरह ये सब देख सकते हैं। बहराइच में ये स्थित है। बहराइच जिले में आप जाएंगे तो ये पड़ेगा, लखनऊ से करीब 200 किलोमीटर दूरी इसकी पड़ती है। और नेपाल में वर्दिया राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से भी ये कनेक्ट है। कभी आपसे पूछ लिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से मिलती है, तो उसमें बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान है। गिरवा और कोडिया नदी भी है यहाँ पर, ये घाघराबाद में इसी से मिलकर घाघरा बनती है। और यहीं पर डॉल्फिन, गिरवा नदी में डॉल्फिन भी पाए जाते हैं। बाघ, तेंदुआ, हिरण ये सब आपको मिलेंगे। शेर नहीं, बाघ ध्यान रखिएगा, शेर मुझे मुझसे गलत निकला था। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य दुधवा टाइगर रिजर्व का ही एक हिस्सा है। ठीक है ना। और दुधवा नेशनल पार्क और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य के साथ इसका प्रबंधन किया जाता है। दुधवा और किशनपुर के जंगलों को नेपाल स्थित बर्दिया नेशनल पार्क से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर कतरनिया घाट ये वन्यजीव अभयारण्य काम करता है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य के बारे में बात करें तो लखनऊ और कानपुर राजमार्ग पर आप जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। साइबेरियन पक्षियों के लिए, मेहमान जो हमारे यहाँ आते हैं उनके लिए शरणस्थली है। जाड़े में आप जाएंगे तो वहां पर साइबेरियन क्रेन और ये सब आपको देखने को मिलेंगे। हिरण भी मिलेंगे, है ना। और हिरण पार्क वहां पर है। और वॉच टावर है, नौकायन सुविधा भी यहाँ पर है, आप घूम सकते हैं, जा सकते हैं। सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में बाघों के निवास के रूप में इसको जाना जाता है। श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा जिलों तीनों में ये बिल्कुल बॉर्डर पे है, विस्तृत है। और महादेवपुरी के जंगल के साथ ये जुड़ा हुआ है। नीलगाय, जंगली सुअर, हिरण, इन सबको यहाँ पर देखा जा सकता है। दुधवा नेशनल पार्क तराई क्षेत्र में ये भी पाया जाता है। और लखीमपुर खीरी में इसका एरिया है। बारहसिंघा, हाथी, सियार, तेंदुआ, बाघ, लकड़बग्घा, एक सींग वाले गैंडा, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और ये भी आपको लखीमपुर खीरी जाएंगे जब आप तो 230 किलोमीटर के लगभग पड़ेगा, इसको भी आप घूम सकते हैं। और ये नेशनल पार्क हिरण, हाथी, पंछी समेत तेंदुए इन सब के लिए मतलब एक घर जाना जाता है, घर के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे सेफ है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले, लखीमपुर खीरी जिले और बहराइच जिले में ये इसका एरिया आपको मिल जाएगा विस्तार, मुख्यतः पीलीभीत जिले में। और यहाँ 2008 में यहाँ पर
इसको पीलीभीत टाइगर रिजर्व को स्थापित किया गया था। 45वां टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया था। अभी कितने टाइगर रिजर्व हैं जरा बताइएगा। और यहाँ पर आपको पक्षी भी मिल जाएंगे, जानवर भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हिमालयन क्षेत्र भी है, तो यहाँ पर आपको प्राकृतिक वनस्पतियां भी कुछ आपको मिल जाएंगी, पुष्प भी मिल जाएंगे, ये सब देखने को आपको मिलेंगे। लुप्त प्राय बाघ, दलदली हिरण, चीता, इन सब का ये निवास स्थल है। अगला जो यहाँ पर है, इसके बारे में आपको जो जानना चाहिए, जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लाल जंगली मुर्गी, हार्नबिल, पीर फाउल, फिश ईगल, ब्लैक नेट स्ट्रोक, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और 1300 प्रजातियों, भारत उपमहाद्वीप में लगभग 1300 प्रजातियों के पक्षी देखे जाते हैं। इनमें से 326 प्रजातियां आपको पीलीभीत टाइगर रिजर्व में मिल जाएगी। बड़ी बात है ना। ओटर, पैंगोलिन, बंगाल फ्लोरिकन, भारतीय गिद्ध, ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। राष्ट्रीय उद्यान देखें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, 1970 में स्थापित हुआ था। 490.29 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है, लखीमपुर में है। और बाघ, तेंदुआ, भालू, गैंडा, हाथी यहाँ पे मिलते हैं। वन्यजीव विहार के बारे में बात करें तो ये चंबल वन्यजीव विहार है, 1979 में स्थापित, इटावा आगरा में। कतनिया घाट वन्यजीव विहार 1976 बहराइच। रानीपुर वन्यजीव विहार 1977 बांदा। और महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये ललितपुर में है, ये 1977 में ही स्थापित हुआ था। और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार ये चंदौली में है, 1957 में। और किशनपुर वन्यजीव विहार ये 1972 में स्थापित हुआ था, लखीमपुर खीरी में। कैमूर वन्यजीव विहार 1982 मिर्जापुर में। और हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ये गाजियाबाद, मेरठ और जेपी नगर में, मुजफ्फरनगर में ये पाया जाता है। 273 वर्ग किलोमीटर, सबसे बड़ा यही हस्तिनापुर हो जाएगा, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में ये बात करें तो सोहगी बरवा वन्यजीव विहार है, ये महाराजगंज में है। सोहेवा ये बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती में है, 1988 में। सोगी बरवा ये 1987 में। कछुआ वन्यजीव विहार ये वाराणसी में है, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है 2008 में। उन्नाव में, उन्नाव ये क्या यहाँ पर क्यों दिया है, उन्नाव नहीं, ये उन्नाव क्यों, ये गलत छपा है कुछ। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है, इसका नाम पीलीभीत में ही है। और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व ये 2012 में अमानगढ़ और बिजनौर में ये पाया जाता है। अमानगढ़ बिजनौर में पड़ता है, तो वहीं पे ये है। प्राणी उद्यान की बात करें, लखनऊ प्राणी उद्यान और कानपुर प्राणी उद्यान, दो प्राणी उद्यान के बारे में हमने बात की थी। 1921 में स्थापित हुआ था लखनऊ वाला प्राणी उद्यान। प्रिंस ऑफ वेल्स की लखनऊ यात्रा के उपलक्ष्य में इसको बनाया गया था। और इसको प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन के रूप में भी जाना जाता है। उत्तरी भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघरों में से सबसे पुराना चिड़ियाघर है ये। 70 एकड़ क्षेत्र में लखनऊ में ये है। सीएम आवास के सामने से भी आप इसको जा सकते हैं। सिविल जो हॉस्पिटल है उसके बगल से भी इसका रास्ता है। बाघ, तेंदुआ, भालू, गैंडा, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी हिरन तो सब कहीं रहते हैं। कानपुर प्राणी उद्यान ये इससे बड़ा इसका क्षेत्र है, नहीं, ये 76.65 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और 4 फरवरी 1974 को जनता के लिए इसको खोला गया था। एलन वन ब्रिटिश शासन के दौरान इसको विकसित किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ब्रिटिश शासन में ये भी विकसित हुआ था। हस्तिनापुर पक्षी अभ्यारण्य ये मेरठ के निकट पड़ता है, वहीं पर है। और यहाँ पर मतलब आर्द्र भूमि, दलदल, सूखी रेत, नाले, हर तरीके की दृश्य भूमियां आपको मिलेंगी। और उस तरीके के आपको यहाँ पर पक्षी भी मिल जाएंगे। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, गाजियाबाद, अमरोहा, इन सब जिलों में मिलेगा। और तेंदुए, लकड़बग्घा, नीलगाय, सांभर, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है, उन्नाव में, 1984 में। समसपुर पक्षी विहार 1987, रायबरेली, लाख बहोसी, कन्नौज 1988, बड़ा है, 80 वर्ग किलोमीटर। सांडी पक्षी विहार हरदोई 1990, केवल 3 वर्ग किलोमीटर। बखीरा पक्षी विहार 1990, संत कबीर नगर। ओखला पक्षी विहार 1990, गौतम बुद्ध नगर। सामन पक्षी विहार मैनपुरी 1990, देखिए सब 1990 में ही हुए हैं। पार्वती अरंगा गोंडा में। विजय सागरी पक्षी विहार महोबा, पटना, एटा 1 वर्ग किलोमीटर बताया था ना मैंने आपको। सूर सरोवर पक्षी विहार 1991 में आगरा और इटावा में। और जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार ये सुरहाताल वाले का नाम रखा गया है, बलिया में है ये। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार 2003 में, ये प्रतापगढ़ में। सेखा झील अलीगढ़ में है, बहुत छोटी झील है ये, मतलब बहुत छोटा है, 0.4 वर्ग किलोमीटर। पता नहीं है कब स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश खनिज संपदा की अब हमको बात करनी है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ये 1974 में हुई थी। पहली खनिज नीति 1998 में घोषित हुई। और उत्तर प्रदेश के बांदा, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा और इलाहाबाद, मिर्जापुर, सहारनपुर, जालौन, सोनभद्र, इन सब जिलों को खनिज संपदा के लिए
रिच डिस्ट्रिक्ट्स माने जाते हैं, ये माना जाता है कि यहाँ पर खनिज संपदा है। और वैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश एक निम्न मध्यम श्रेणी का खनिज की दृष्टि से राज्य है, खनिज संसाधन की दृष्टि से। कोयला, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, तांबा, फाइलराइट, ये सब मिलते हैं। कहाँ कहाँ कौन से मिलते हैं यही आपसे पूछा जाता है, इसको देख लेते हैं। कोयले भंडारण में उत्तर प्रदेश को भारत में 8वां स्थान प्राप्त है। रैंक बदल सकती है, ये देखे रहिएगा, फिलहाल यही है। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है कोयला। ओबरा ताप विद्युत गृह में इसका उपयोग होता है और सिंगरौली संयंत्र में भी इसका उपयोग होता है। सोनभद्र में बांदा और वाराणसी जिलों से प्राप्ति होती है। सोनभद्र में भी मिलता है, बांदा में मिलता है, वाराणसी में भी मिलता है। और यहाँ पर सहताप ईंटों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है जो कोयला मिलता है। चूना पत्थर आपको सोनभद्र में मिल जाएगा। मैग्नेसाइट बांदा और वाराणसी जिलों में मिलेगा, इसका सहताप ईंटों में ही इसका मैग्नेसाइट का प्रयोग किया जाता है। तांबा जो है ये ललितपुर जिला इंपॉर्टेंट है, आग्नेय और परतदार चट्टानों में ये मिलता है। पायरोफ्लाइट जो है ये झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर यहां से प्राप्त होता है। सहताप और सिमारिक उद्योग में इसका उपयोग होता है। यूरेनियम ललितपुर, अब ये सब कोई मतलब नहीं है, बहुत तनिक तनिक मात्रा में, लेकिन क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना क्ले सोनभद्र में, डोलोमाइट मिर्जापुर और बांदा में, हीरा बांदा में, अब हीरा मिलता है बांदा में। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले मिर्जापुर में, कालीन भैया के यहाँ। और बेस मेटल्स बांदापुर जिले में, बांदापुर नहीं बांदा जिले में, सॉरी। और एस्बेस्टास ये मिर्जापुर और झांसी में। सोना ललितपुर में, देखिए यूरेनियम, सोना, प्लेटिनम सब ललितपुर में मिल रहा है। वही ललितपुर जो ऐसे यहाँ पर मैप आप देखिए, यही ललितपुर है। थोड़ा सा इसको एक बार आपको जिलों को दिखा देता हूं। यहाँ पर देखिए, यही ललितपुर की बात यहाँ पर हो रही है। जो ललितपुर यहाँ पर ये 3 ओर से घिरा हुआ है एमपी से, ये आपका ललितपुर है, ये सोनभद्र है, ये मिर्जापुर है, बांदा है, महोबा है, झांसी, ये सब जिले खनिज वाला, खनिज के लिए ये इंपॉर्टेंट है ना। थोड़ा सा कटरीला पथरीला वाला क्षेत्र है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब जिले यहाँ पर खनिज संसाधन मिलते हैं। संगमरमर सोनभद्र और मिर्जापुर में आपको मिल जाएगा। पोटास लवण ये इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, गाजीपुर, चंदौली, झांसी, बांदा, सोनभद्र इन सभी जगहों से मिल जाएगा। और एक डायस्पोर ये महोबा, ललितपुर, हमीरपुर, झांसी इन जगहों से डायस्पोर एक खनिज है, ये मिलता है। और सिलिका बालू ये इलाहाबाद के लोहरगढ़, शंकरगढ़ ये क्षेत्र, और चित्रकूट में, बरगढ़ और अलीगढ़ में ये सिलिका बालू अच्छी क्वालिटी की बालू मानी जाती है, मिलती है। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में आपको मिलेगा। और राक फास्फेट इसके भंडार ललितपुर में मिल जाएंगे आपको। ललितपुर देखिए राक फास्फेट भी मिल गया। और इसका प्रयोग मुख्यतः उर्वरक उत्पादन में किया जाता है, उर्वरक उद्योग में किया जाता है राक फास्फेट का, ये भी ललितपुर में है। ललितपुर की लोकेशन तो आपने देखी थी, दिमाग में आपके बैठी गई, कभी भी प्रश्न इससे वैसे भी पूछा जाता है। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आप याद रखिएगा। इलाहाबाद आपका यहाँ पर है, ये इलाहाबाद ये पूरा एरिया, यहाँ पर बालू के लिए आपको अच्छी गुणवत्ता का सिलिका बालू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये अब हो गया। अब महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र हम देख लें तो खेल का सामान ये मेरठ हम देख चुके हैं, डीएसएलआई बरेली एक रिवीजन आपका हो जा रहा है जो पढ़ा था। पीतल का सामान ये मुरादाबाद, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर, नक्काशी जब कहा जाएगा तो सहारनपुर, ताले अलीगढ़ के, कांच की चूड़ियां फिरोजाबाद, विद्युत करघा के उत्पाद ये टांडा, टोडा नहीं ये टांडा होगा, अकबर टांडा। और मृतिका शिल्प ये खुर्जा, सुरमा, सुरमा बरेली वाला है ना, सुरमा बरेली वाला तो आप जानते ही होंगे। ढलवा घंटियां ये जलेसर में मिलती है। जलेसर कहाँ पड़ता है? एटा, एटा के पास जलेसर पड़ता है। एल्युमिनियम उत्पाद ये रेणुकूट में, और रबड़ मोदी नगर, और मोदी नगर को रबड़ के लिए जाना जाता है। उर्वरक ये आंवला, पॉलीफाइबर, बाराबंकी, उर्वरक आंवला कई बार सुमेलित करने में, सुमेलित करने में अधिकतर ये प्रश्न आते हैं। विस्फोटक अगर आपसे कहा जाए तो कानपुर इसके लिए जाना जाता है। प्लाईवुड नजीबाबाद, प्लाईवुड, प्लाईवुड किस लकड़ी से बनता है अभी मैंने आपको बताया था। कागज और लुगदी ये सहारनपुर, सहारनपुर। और चमड़े का जो सामान है ये कानपुर, आगरा भी चमड़े के लिए जाना जाता है, जूते उते वहां पे भी मिलते हैं आपको। धातु पात्र ये मुरादाबाद, इत्र और तेल कन्नौज, कालीन मिर्जापुर, चाकू और कैंची ये अलीगढ़ और मेरठ, मेरठ भी ध्यान रखना, और अलीगढ़ भी। सीमेंट उत्पादन ये सोनभद्र, चुर्क और डाला में, नोएडा, दादरी में और मिर्जापुर में, ये सीमेंट उत्पादन के लिए ये क्षेत्र जाना जाता है। ठीक है, तो सीमेंट यहाँ का एक प्रमुख उत्पादन है। चीनी उद्योग ये मेरठ, टेराकोटा गोरखपुर, लकड़ी के खिलौने वाराणसी, लकड़ी के खिलौने देखिए वाराणसी में भी है। चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट में, लखनऊ में पड़ता है चिन्हट। काष्ठ पादुका जो चरण पादुका खड़ाऊ जिसे कहते हैं ये पीलीभीत, वही पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर रहे थे। जरी का काम बरेली। जूट मिले ये कानपुर में 2 है, और गोरखपुर के सहजनवा में भी जूट मिल है, सहकारी मिल है वो। दप्ती कागज ये मेरठ,
सहारनपुर, कानपुर और इलाहाबाद ये सब दफ्ती कागज के लिए जाने जाते हैं। कृषि संयंत्र बनाने हेतु मेरठ, आगरा, अलीगढ़, कानपुर और लखनऊ ये सब जाने जाते हैं। लखनऊ से लगा हुआ बाराबंकी का एरिया, यहाँ पर भी गोविंद की मिल लगी हुई है, मतलब मिल नहीं कहेंगे उसको, इंडस्ट्री है वो लगी हुई है। और साइकिल ये वाराणसी, आगरा, रामपुर, लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद। ये आपका पूरा एक और ऑल आपका ये हो गया। इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे जिले कितने हैं ये सब भी हमने चर्चा कर ही ली थी, जनगणना भी इसमें हो गई है। वन नीति की जहां तक बात है, वन क्षेत्रों की जहां तक बात है, उसको हमने वन क्षेत्रों के बारे में 2019 का जो है वो वीडियो का लिंक मैं नीचे डाल दे रहा हूं, उसमें आप देख लीजिएगा, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो इसको आप लाइक का बटन दबा के हमको बताएं, और अगर आपको ये लग रहा है किसी और के लिए उपयोगी है तो कृपया इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच। इसके अलावा मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि आप यूपीपीसीएस आरओ से संबंधित टेस्ट सीरीज और क्लासेस के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 6307281212 पर व्हाट्सएप या कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। बहुत अच्छी गुणवत्ता युक्त टेस्ट सीरीज करंट अफेयर के साथ पूरा कवर करते हुए आपको मिल सकती है।